1954 की सर्दियों में कोलकाता की हवा कुछ अलग थी। धुंधलापन हर ओर फैला था और कालीघाट मंदिर के पीछे वाले मोहल्ले में शाम होते ही ऐसा सन्नाटा उतरता था कि लगता था जैसे हवा भी सांस रोक कर खड़ी हो। मंदिर के ठीक पीछे की संकरी गलियों में दिन में भी चहल पहल कम होती थी, लेकिन रात होते ही लोग उस तरफ देखने से भी बचते थे। कुछ बुजुर्ग कहते थे, वहां नीचे कुछ है, लेकिन क्या, कोई साफ साफ नहीं बताता था। उसी इलाके में रहने वाली शिवानी जिस रात घर से निकली, वो रात शुरू से ही अजीब थी। घर के बाकी लोग सो चुके थे, लेकिन शिवानी खिड़की के पास बैठी बार बार बाहर झांक रही थी, जैसे कोई उसे पुकार रहा हो, कोई ऐसा नाम ले रहा हो जो सिर्फ उसे सुनाई दे। उसके पति ने पूछा, क्यों जाग रही हो, कुछ हुआ है? शिवानी की आंखों में एक अजीब सी खाली चमक थी। उसने धीरे से कहा, नीचे से आवाज आई है, किसी ने मेरा नाम लिया, बहुत धीरे पर बिल्कुल साफ। पति ने हंसकर उसे समझाया, सपना होगा, सो जाओ। लेकिन शिवानी ने उसकी बात नहीं मानी। वो उठी, दरवाजा खोला और बिना चप्पल पहने, बिना ओढ़नी लिए सीढ़ियां उतरने लगी। उसकी चाल बिल्कुल सपाट थी, न डर न हड़बड़ाहट, जैसे किसी अदृश्य धागे से खिंची जा रही हो। सीढ़ियों के नीचे अंधेरी गली थी और गली के मुहाने पर एक पुराना बरगद। उसी बरगद के पास पहुंचकर शिवानी धुंध में समा गई। सुबह तक उसका कोई पता नहीं चला। पुलिस ने इसे नींद में चलना कहकर केस बंद कर दिया, लेकिन रिपोर्ट के पीछे किसी घबराए हुए हाथ से लिखा नोट था। पीड़िता ने नीचे उतरने वाली सीढ़ियों का जिक्र किया, क्षेत्र असुरक्षित, आगे जांच न की जाए। लेकिन असली सवाल अब ये नहीं था कि शिवानी कहाँ गई, ये था, उस पुकार को कितने लोग सुन रहे थे। शिवानी के 5 दिन बाद गायब हुआ अभिक नंदी, 29 साल का जूनियर डॉक्टर। अभिक तार्किक था, शांत स्वभाव वाला, लेकिन जिस रात वो गायब हुआ, उसने अपनी किताब बंद की, खिड़की खोली और धीरे से कहा, मैं अभी आता हूं, नीचे थोड़ा काम है। अनिकेत, उसका छोटा भाई, बताता है, भैया की आवाज में कुछ अजीब था, जैसे वे किसी आदेश का पालन कर रहे हों। अभिक रात में बाहर निकला और लौट कर नहीं आया। सुबह उसके कमरे में 2 चीजें मिली, एक आधा जला हुआ कागज और एक पुराना नक्शा जिसमें बरगद के स्थान को लाल गोले से घेरा गया था। जले हुए कागज पर लिखा था, चरण 29, प्रारंभ। अनिकेत ने कमरे की तलाशी ली। अभिक की डायरी के आखिरी पन्नों पर लिखा था, नीचे की पुकार, उतरने का दबाव, चेतना का मोड़। साथ में एक अजीब आकृति, जैसे कोई सीढ़ियां गहराई में जा रही हों। नक्शे पर एक चिन्ह था, उल्टा त्रिकोण जिसके ऊपर 3 रेखाएं थीं। ये था K29 मंडल का निशान। पुराने लोग कहते थे, K29 मंडल उन लोगों पर मनोवैज्ञानिक प्रयोग करता था जिन्हें उनकी पुकार सुनाई दे जाती थी। जो नीचे गया वो लौटता नहीं। अनिकेत नक्शा लेकर बरगद तक पहुंचा। उसने मिट्टी खुरची, नीचे लोहे का ढक्कन दिखा। ढक्कन पर ताजे नाखूनों के निशान थे, जैसे किसी ने अंदर से खुरचा हो। उसने ढक्कन उठाया। नीचे बिल्कुल तराशी हुई सीढ़ियां थीं, मानो अभी अभी बनाई गई हों। सीढ़ियां एक छोटे अंडरग्राउंड चेंबर में उतरती थीं। चेंबर में एक लोहे की मेज थी जिस पर कसने के पट्टे लगे थे। साइड में शीशियां, सर्जिकल उपकरण और आधे जले हुए पन्ने पड़े थे। एक तख्ते पर लिखा था, चरण 7, चेतना का मोड़। दीवार पर रिकॉर्डिंग यंत्र था। अनिकेत ने प्ले किया, मन को 2 भागों में बांटो, भय को बाहर छोड़ो, पुकार को भीतर आने दो। फिर एक लंबी, रोंगटे खड़े कर देने वाली चीख सुनाई थी। चेंबर की बाईं दीवार पर एक सूची थी, सब्जेक्ट A04, स्टेटस चरण 9 की तैयारी, नेम A. नंदी। अनिकेत की रीढ़ तक ठंड उतर गई। अब उसके लिए पीछे लौटना संभव नहीं था। पहले चेंबर से आगे एक लंबा कॉरिडोर था। दीवारों पर स्क्रैच मार्क्स थे, कुछ पुराने, कुछ ताजे। कॉरिडोर के अंत में एक भारी स्टील डोर था, आधा खुला हुआ। दरवाजे पर वही चिन्ह उभरा था, उल्टा त्रिकोण और 3 रेखाएं।
नीचे फेडेड अक्षरों में लिखा था, काली चेतन अनुसंधान केंद्र, चरण 29। अनिकेत ने दरवाजा खोला। अंदर एक बड़ा अंडरग्राउंड हॉल था, बीच में गोल प्लेटफॉर्म, चारों तरफ मशीन्स और काले कांच के कंटेनर्स। प्लेटफॉर्म पर कोई बंधा था। वो अभिक था। उसकी आंखें खुली थीं, लेकिन पहचान गायब थी, जैसे उसका मन कहीं और अटका हो। उसकी सांसें अनियमित थीं। अचानक फुटस्टेप सुनाई दिए। 3 लोग अंदर आए, काले कोट, गले में भारी लोहे की पट्टियां। पहला बोला, इसकी चेतना अब 29वें चरण के संपर्क में है, प्रतिक्रियाएं अनियंत्रित हैं। दूसरा, ऊपर वालों को खबर नहीं मिलनी चाहिए, ये स्तर गोपनीय है। तीसरा, आज रात एक और आएगा, उसे चरण 12 तक पहुंचाना है। तीनों क्लिनिकल लहजे में बात कर रहे थे, जैसे ये इंसान नहीं कोई परीक्षण हो। अनिकेत प्लेटफॉर्म के नीचे छिप गया। मशीन्स एक्टिवेट हुईं। अभिक के शरीर में तेज झटके आने लगे। तीनों लोग नोट्स लिखते रहे। अब अनिकेत और नहीं सह पाया। जैसे तैसे वो कॉरिडोर की तरफ भागा। अलार्म बज गया। लाल रोशनी चमकने लगी। धुआं कॉरिडोर में भर गया। पीछे से एक आवाज आई, भाग कर क्या बदल लोगे, चुने हुए वापस बुला लिए जाते हैं। अनिकेत ट्रैप डोर तक पहुंचा, बाहर निकला और ढक्कन बंद कर दिया। जब उसने पीछे देखा, मिट्टी पूरी तरह समतल थी। ट्रैप डोर गायब था, जैसे नीचे की दुनिया कभी थी ही नहीं। अगली सुबह उसके दरवाजे पर एक डिब्बा मिला। अंदर अभिक की टूटी निब वाली कलम और एक पर्ची। चरण पूरा हो चुका है, वे ऊपर आ रहे हैं। अनिकेत ने कोलकाता के पुराने रिकॉर्ड खंगाले। 1950 के दशक में कई गुमशुदगी मामलों में एक ही पैटर्न था। लोग रात में खिड़की से बाहर देखते, फिर धीरे धीरे नीचे जाते और गायब हो जाते। कुछ पुलिस वालों ने इन केसों के बाद नौकरी छोड़ दी। कुछ गवाहों ने शहर ही छोड़ दिया। एक रिटायर्ड हवलदार ने अनिकेत से कहा, बेटा, काली घाट के नीचे की दुनिया बहुत पुरानी है। ब्रिटिश भी वहां नहीं जाते थे। वहां एक गुट रहता था, K29 मंडल। ये लोग चेतना के टुकड़े कर मनुष्य पर प्रयोग करते थे। अनिकेत ने पूछा, उन्हें रोका क्यों नहीं गया? हवलदार ने कड़वी हंसी हंसी। जो उन्हें रोकने गया वो लौटा नहीं, और जो लौटा वो पहले जैसा नहीं था। अनिकेत ने फिर भी हार नहीं मानी, लेकिन जब वो पत्रकारों और पुलिस के पास गया, जैसे ही उसने K29 मंडल कहा, सबकी आंखें बदल गईं। कुछ ने उसे चुप रहने की धमकी दी। कुछ ने कहा, अगर तुमने ये बातें फैलानी शुरू की तो वे तुम्हें भी सुनने लगेंगे। अनिकेत फिर भी बार बार बरगद के पास गया, लेकिन ट्रैप डोर दोबारा कभी नहीं दिखा। एक रात उसने मिट्टी पर उंगली से बना वही चिन्ह देखा, उल्टा त्रिकोण और 3 रेखाएं। मिट्टी के नीचे से हल्की धड़कन जैसी आवाज आई, जैसे नीचे कोई चल रहा हो। उसने पुलिस को बताया। पुलिस ने उसे वार्ड में भेजने की धमकी दी। अब अनिकेत को समझ आ गया, ये सिर्फ अंधेरा नहीं, ये दबाई हुई सच्चाई है। कुछ लोग नहीं चाहते कि ये बात बाहर आए, और शायद इसी वजह से हमारी कहानियां तुम तक पहुंचनी जरूरी हैं, क्योंकि जितने लोग इन छिपे हुए सचों को जानेंगे, उतना ही मुश्किल होगा उन्हें और गहराई में छुपाना। कई सप्ताह बाद अभिक का बैग अचानक घर के दरवाजे पर मिला। बैग बिल्कुल साफ था, जैसे किसी ने उसे ध्यान से पोंछ कर रखा हो। अंदर कोई कागज, कोई दस्तावेज, कोई निशान नहीं, सिर्फ एक पुरानी जेब घड़ी। घड़ी बंद थी, लेकिन पीछे उकेरा था 29 आवर्स, जैसे किसी चरण का अंत दर्ज किया गया हो। अनिकेत ने अब पूरी घटनाओं का पैटर्न समझना शुरू किया। लोगों को चुना जाता था, फिर उन पर मानसिक और शारीरिक प्रयोग किए जाते थे, और फिर उन्हें 29 चरणों में धीरे धीरे मोड़ा जाता था, जब तक उनकी चेतना टूट न जाए। उसने पुराने शोधकर्ताओं की डायरियां पढ़ीं।
कई ने लिखा था, K29 मंडल का उद्देश्य मनुष्य की इच्छा शक्ति को खत्म करके उसे आदेश नियंत्रित बना देना था। कुछ और रिपोर्टों में कहा गया, ये गुट मन की गहराइयों को अलग करके उसे एक काली चेतना के संपर्क में लाने की कोशिश करता था। सच्चाई क्या थी, कोई साफ नहीं बता पाता था, लेकिन हर गवाही में एक जैसी बातें मिलती थीं। अजीब पुकारें, नीचे उतरने की बेचैनी और फिर मौन। अनिकेत को रातों में खिड़की के पास कदमों की आवाजें सुनाई देने लगीं। कभी कोई धीमे धीमे सीढ़ियां चढ़ता, कभी दरवाजे पर आकर रुकता, लेकिन बाहर देखने पर कोई नहीं दिखता। एक रात उसे लगा जैसे उसके घर के बाहर कोई खड़ा है, सचमुच बहुत पास। लेकिन खिड़की से झांकने पर वहां सिर्फ गहरा अंधेरा था। फिर भी उसे महसूस हुआ जैसे कोई उसकी ओर देख रहा हो। अगली सुबह दरवाजे के नीचे एक पर्ची पड़ी मिली, चरण बढ़ते रहते हैं, तुम्हें चुना नहीं गया, लेकिन तुम्हें चुप कराया जा सकता है। उस पर्ची ने उसकी नींद, उसकी भूख सब छीन ली। उसे अब साफ महसूस होने लगा था कि जो उसके भाई के साथ हुआ वो सिर्फ शुरुआत थी। अनिकेत ने शहर छोड़ने का फैसला किया, लेकिन जाने से पहले वो एक आखिरी बार बरगद के पास गया। उस रात हवा तेज थी, धरती कांप सी रही थी। बरगद की जड़ों के नीचे से हल्की रोशनी निकल रही थी, वैसी रोशनी जो कोई साधारण लैंप नहीं पैदा कर सकता। फिर एक धीमी आवाज, मानो किसी ने गहराई से उसका नाम लिया हो, अनिकेत। वो पीछे हट गया। रोशनी मिट्टी के अंदर समा गई, जैसे नीचे कोई दरवाजा दोबारा बंद हुआ हो। अचानक मिट्टी पर उंगली के ताजे निशान दिखे, उसी चिन्ह के, उल्टा त्रिकोण और 3 रेखाएं। उसके पैरों तले जमीन मानो धंसने लगी। उसे लगा जैसे नीचे कोई चल रहा है, जैसे कई फुटस्टेप्स एक साथ उसके बिल्कुल नीचे घूम रहे हों। वो दौड़ते हुए वहां से निकला। अगली सुबह उसने कलकत्ता हमेशा के लिए छोड़ दिया। लेकिन जब ट्रेन चली, वो खिड़की से बाहर देख रहा था और दूर से उसे लगा जैसे कोई छाया बरगद के पास खड़ी है और उसकी आंखें सीधे उसकी तरफ थीं। शायद ये उसका भ्रम था, शायद नहीं। कई साल बीत गए। अनिकेत ने शहर, काम, सब कुछ बदल लिया, लेकिन काली घाट की वो रातें उसके मन से कभी नहीं गईं। कभी कभी उसे लगता जैसे कोई उसे पुकार रहा है, वही धीमी गूंजती हुई आवाज, चरण पूरा हुआ। वो खुद को समझाता ये सिर्फ यादों का असर है, लेकिन कुछ आवाजें इतनी गहरी होती हैं कि वे समय के पार भी पीछा करती रहती हैं। 1954 के बाद भी कोलकाता में गुमशुदगी के कई मामले दर्ज हुए। कई में एक पैटर्न था, पुकार, नीचे उतरना और फिर मौन। कुछ शोधकर्ता कहते हैं K29 मंडल कभी खत्म नहीं हुआ, वो बस और गहराई में चला गया। अब वो ऊपर नहीं आते, वे नीचे से लोगों को खींच लेते हैं। कुछ लोग कहते हैं बरगद के नीचे आज भी कुछ हलचल होती है। रात के समय वहां से आवाजें आती हैं, कभी कदमों की, कभी फुसफुसाहट की और कभी कभी किसी का नाम। लेकिन एक बात साफ है, कुछ लोग नहीं चाहते कि ये सच आप तक पहुंचे। कुछ शक्तियां चाहती हैं कि ऐसे राज हमेशा दबे रहें, लेकिन हमारी कोशिश यही है कि छिपे हुए सच, दबाई गई कहानियां और अंधेरे में गुम हुए लोगों की दास्तानें आप तक पहुंचे।
क्योंकि जब आप सच्चाई सुनते हैं, अंधेरा थोड़ा कमजोर हो जाता है। अगर आप ऐसी कहानियां सुनना चाहते हैं तो साथ बनाए रखिए, क्योंकि अगली कहानी शायद उससे भी गहरी हो, जिसे कई लोग आज भी छुपाए रखना चाहते हैं। और हां, काली घाट के उस बरगद के नीचे आज भी हल्की सी धड़कन महसूस होती है। आप कभी वहां जाएं तो बस चुप रहिए और सुनिए, क्योंकि कुछ पुकारे समय बीत जाने के बाद भी आती रहती हैं।